नमस्कार, आदाब, मैं सुशील। दोस्तों, देश की सुप्रीम कोर्ट और अलग-अलग राज्यों के हाई कोर्ट में कौन-कौन से मामले सुने गए, किस-किस पर फैसला आया और कौन से ऐसे फैसले जो बड़े अजीबो-गरीब आपको लग सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं गुजरात हाई कोर्ट से। आपको मालूम है कि 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत ने यह कहने के लिए 2 साल की सज़ा दी थी, मानहानि का मुकदमा था, कि ऐसा क्यों है कि सारे ठग का नाम मोदी ही क्यों होता है। 2 साल की सज़ा हुई। उसके बाद राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंचते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वो कहते हैं हमें जो दोषी ठहराया गया है इस पे आप रोक लगाएं। सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहती है नहीं रोक लगा सकते। उसके बाद वो गुजरात हाई कोर्ट पहुंचते हैं कि हमें जो दोषी साबित किया गया है इस पे आप रोक लगाएं। गुजरात हाई कोर्ट ने आज फैसला किया। फैसला क्या था कि अभी हम आपको नहीं बता सकते, आपने जो याचिका दायर की है, हमें जो सज़ा हुई है उसकी दोष सिद्धि पर रोक लगाएं या न लगाएं, यह हम फैसला सुरक्षित रखते हैं। और एक गर्मी के बाद, गर्मी की छुट्टी होने वाली है, 5 मई से हाई कोर्ट बंद हो जाएंगे, उसके बाद इस पर फैसला करेंगे कि आपके तर्क सही है या नहीं, आप दोषी हैं या नहीं। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रच्छक की खंडपीठ ने आज राहुल गांधी को किसी भी तरह की अंतरिम सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया। आपको मैं बताऊं कि राहुल गांधी अभी जमानत पर है। अब अगर फैसला गर्मी की छुट्टी के बाद आता है तो राहुल गांधी क्या जेल जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट में भी वो याचिका नहीं डाल पाएंगे? यकीन मानिए नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज कहेंगे कि पहले हाई कोर्ट को फैसला कर लेने दीजिए। मतलब आप एक समझिए कि एक प्रकार का यह खेल भी है कि चीज़ों को यहीं पे लटका कर रखो ताकि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ इसमें कर ना पाए। अगर गुजरात हाई कोर्ट फैसला कर देता कि दोषी है या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर संज्ञान लेता। फिर राहुल गांधी के पास एक विकल्प था सुप्रीम कोर्ट जाने का, लेकिन अब वो गुजरात हाई कोर्ट में ही फंस गए हैं, मतलब गुजरात में ही फंस गए हैं। जब तक गुजरात हाई कोर्ट फैसला नहीं देगा, फैसला गर्मी की छुट्टी के बाद देगा, तो राहुल गांधी को जेल जाना होगा। दूसरी चीज कि राहुल गांधी 8 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, मतलब 2024 का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर फैसला आया पक्ष में या विपक्ष में भी आया, पक्ष में आया तब तो वो नहीं लड़ेंगे। अगर उनकी दोष सिद्धि गलत साबित करता है गुजरात हाई कोर्ट, तब वो जाकर चुनाव लड़ेंगे और वो जेल जाने से बचेंगे। लेकिन फिलहाल मामला सुरक्षित है। अब आप समझ सकते हैं गुजरात की न्यायपालिका कैसे काम करती है। यहाँ ऐसे मामले आते हैं, फैसला सुरक्षित हो जाता है। अब राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट भी जाने का विकल्प नहीं बचा है। खैर, अब हम उसी गुजरात हाई कोर्ट का एक और फैसला हम आपको बताते हैं। वह फैसला पूरे गुजरात मॉडल की धज्जियां उड़ाता है। जिस गुजरात मॉडल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में चुनाव लड़ते हैं, आज गुजरात हाई कोर्ट ने एक मुकदमे की सुनवाई की और आदेश भी दिया। मुकदमा क्या था? मुकदमा था यह कि 152 ऐसे लोग जो सीवर में घुसकर सफाई करते हैं, मैला की सफाई करते हैं, गंदगी की सफाई करते हैं, चैम्बर्स के अंदर जो हमारा सीवर सिस्टम है उसके अंदर घुसकर सफाई करते, 152 लोगों की जान चली गई, जिसमें मृतक कर्मचारियों को सीवरेज में घुसकर सफाई करने के लिए कहा गया था और राज्य सरकार देख रही थी। एक गुजरात मॉडल है। हालांकि राज्य ने हाथ से मैला ढोने वाले के रोजगार पर रोक लगा दिया था, सीवर सिस्टम में काम करने वालों एक रोक लगा दिया था, एक
गुजरात सरकार का 2014 में फैसला था। बावजूद इसके 152 लोग सीवर में काम करते हुए, नालों में काम करते हुए मर जाते हैं। और गुजरात सरकार क्या कहती है कि हमने उसमें 137 लोगों को मुआवजा दे दिया। इसका क्या मतलब कि गुजरात में सीवर सिस्टम में हाथ से काम कर रहे हैं, घुस कर काम कर रहे हैं। ये गुजरात मॉडल की एक वानगी है कि आप गुजरात मॉडल को समझ लीजिए। गुजरात हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ए.जे. देसाई और जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि सुनवाई की अगली तारीख तिथि तक अगर कोई कर्मचारी जिसकी सेवा नगर निगम, किसी नगर पालिका, किसी ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित क्षेत्र में सीवरेज की सफाई के लिए ली गई है, तो संबंधित नगर निगम के नगर आयुक्त और नगर पालिका के मुख्य अधिकारी और संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच जिम्मेदार होंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने यह संकल्प 2014 में लिया था और इस पर प्रतिबंध लगाया था। कहने का मतलब कि आप जिस गुजरात मॉडल के जरिए नरेंद्र मोदी को जानते हैं, उस गुजरात मॉडल पर आज गुजरात हाईकोर्ट में यह याचिका गई हुई थी कि 152 लोगों की मौत हो गई है मैला ढोने के कारण, सीवर के अंदर घुसकर काम करने के कारण। अब चलिए सुप्रीम कोर्ट में फांसी कैसे दी जाए, इस पर बहस हो रही है। ऋषि मल्होत्रा एडवोकेट ने एक याचिका लगाई। याचिका यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिभाषित मृत्यु की गरिमापूर्ण प्रक्रिया द्वारा मारने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करें। मतलब किसी को मारा भी जाए, मतलब स्टेट अगर फांसी की सजा भी दे रही है, मतलब उसको अनुभव होना चाहिए कि ये हमारी मौत गरिमापूर्ण है। गजब का तर्क दिया गया है याचिका में। मतलब कोई मर रहा है, वो कैसे महसूस करेगा कि मैं मर रहा हूँ तो बड़ी गरिमापूर्ण हमारी मौत है। दूसरा, याचिका में कहा गया कि जहाँ फांसी पर लटकाने की पूरी प्रक्रिया में कैदी को मृत घोषित करने में 40 मिनट से अधिक का समय लगता है, वहीं गोली मारने की प्रक्रिया में कुछ मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। वहीं इंजेक्शन के जरिए 5 मिनट में वो व्यक्ति खत्म हो सकता है। सरकार के वकील ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है कि फांसी की सज़ा कैसे दी जाए, ताकि जिसको फांसी दिया जा रहा है उसकी मौत गरिमापूर्ण हो। यूनाइटेड नेशन का भी जिक्र आया। ऋषि मल्होत्रा जो याचिका करता है, उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों के खिलाफ भी है जो हमारे यहाँ फांसी अभी दी जा रही है। इसने स्पष्ट रूप से संकल्प किया है कि जहाँ मृत्युदंड दिया जाता है उसे न्यूनतम संभव पीड़ा देने के लिए कोई अलग कदम उठाया जाए। आपको बताएं कि यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उसमें अधिकतर यूरोपियन देशों ने फांसी की सज़ा खत्म कर दी है। उनको या तो आजीवन कारावास में रखा जाता है, क्योंकि फांसी देने से कोई हल नहीं होता। न सरकार के पास कोई ऐसा डेटा है कि जिसको भी फांसी दिया गया, आपको पता होगा निर्भया की घटना आपको पता होगी कि निर्भया केस में 4 दोषियों को फांसी दे दी गई। क्या बलात्कार रुक गए, गैंग रेप रुक गया? तो फांसी कोई डेटरेंट नहीं है कि फांसी की सज़ा आप देते हैं, जो अपराध है, क्राइम है, उसका समाधान हो जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे ऐसे मामले में मैं आपको बताऊं कि जिनको फांसी की सज़ा हुई है उनको अब आजीवन कारावास में उनकी सज़ा को तब्दील कर रहा है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन अभी याचिका जा रही है कि किसी गोली मारने से, गैस चैम्बर में डाल देने से उसकी मौत गरिमापूर्ण मौत होगी। सरकार ने कहा कि हम एक्सपर्ट कमेटी बना रहे हैं। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि एक कमेटी बनाइए ताकि इस फांसी की सज़ा में जिसको फांसी दी जा रही है उसको कम से कम दर्द हो। ये बहस अभी चलती रहेगी। सरकार एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आएगी, तब तक चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ रिटायर कर जाएंगे। 2025 नवंबर में रिटायर करेंगे। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई की। उस याचिका में यह था कि 14 साल की एक लड़की होती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। दिल्ली
हाईकोर्ट ने पुलिस को और अस्पताल को यह निर्देश दिया कि इस लड़की का नाम और इसके परिवार का नाम, फैमिली के का नाम बिल्कुल सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। हालांकि होता क्या है कि ऐसे मामले में पुलिस कार्रवाई करती है, जांच करती है कि क्राइम हुआ है, तो नाम आ जाता है और नाम आने से उस लड़की को और लड़की के परिवार को, आप जानते ही कि समाज में क्या हमारा कैसा समाज है जहाँ पे तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है, खासकर सामाजिक यातनाएं परिवार को झेलनी पड़ती है, उस लड़की को झेलनी पड़ती है। तो इस लिहाज से एक याचिका दायर हुई थी जिसमें जस्टिस प्रतिभा सिंह ने दिल्ली पुलिस के संबंधित एसएचओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जांच की प्रक्रिया के दौरान उसके परिवार या उस नाबालिग की पहचान उजागर नहीं की जाए। पॉस्को अधिनियम की धारा 19(1) विशेष किशोर पुलिस इकाई, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को बाल यौन अपराधों की अनिवार्य रिपोर्टिंग देनी होती है। आपको मैं बताऊं कि अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत की संविधान की आत्मा है, उसके तहत आपको, हमको, हर किसी को सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का अधिकार मिलता है। और किस मामले में? मौलिक अधिकार, मतलब हमारे खाने पीने पे रोक कोई लगा रहा है, हमारी हत्या सरकार करना चाहती है, उस सरकार किसी भी तरह से नागरिकों को अगर परेशान कर रही है, खासकर मौलिक अधिकार के तौर पर, तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। हालांकि राज्य के हाई कोर्ट के पास भी आप जा सकते हैं, वो रिट बोला जाता है, रिट याचिका। अनुच्छेद 226 के तहत आप राज्य के हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे लोग सोचते हैं कि हम हाई कोर्ट क्या जाए, सीधे हम सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच जाते हैं। याचिका की भरमार लगी हुई है, और कौन लगा रहा है सबको पता है। जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेकर आता है, जो धर्मांतरण का मुद्दा लेकर आता है, जो आबादी नियंत्रण का मुद्दा लेकर आता है, ये तो मौलिक आज़ादी की बात है। मौलिक अधिकार पर संकट आया है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। निजी अधिकार के लिए अनुच्छेद 32 नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता पहुंचता है, अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करता है, कहता है मैं भारतीय स्टेट बैंक में क्लर्क था और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कहता है पहले भी आपकी सुनवाई हुई है, फिर आपने पुनर्विचार याचिका डाला, उसको भी मैंने सुना। अब ये अनुच्छेद 32 का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, तो क्यों ना आप पे 10,000 रुपये का फाइन लगाते हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने इस याचिका पे टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायिक समय की पूरी बर्बादी आपने की है और इसके लिए आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। जो बेंच थी जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अरविंद कुमार की, वो इस बात से परेशान थी कि पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने अपने मामले को फिर से खोलने की मांग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 का उल्लंघन किया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा नियम बना सकती है कि अनुच्छेद 32 का दुरुपयोग ना हो? तब तो बहुत आसान हो जाएगा न्याय लेना। खैर, ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के संदर्भ को अच्छे तरह से समझा और याचिका को खारिज किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि विभिन्न परिस्थितियों में अक्सर क्या होता है कि पासपोर्ट, अगर हमारे घर में बच्चे हों, उसको पासपोर्ट बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। पासपोर्ट ऑफिसर कहते हैं कि जब तक बाप माँ का नाम उसमें नहीं होगा हम आपका पासपोर्ट नहीं बना सकते, बच्चे का पासपोर्ट नहीं बनेगा। और असंख्य, मतलब हजारों की संख्या में ऐसे केस हैं जिसमें बच्चे के माँ बाप के बीच झगड़ा है और उस बच्चे का पासपोर्ट नहीं बन पाता है। ऐसे ही याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि विभिन्न परिस्थितियों के तहत एक नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट जैविक पिता के नाम के बिना भी जारी किया जा सकता है। पासपोर्ट ऑफिस को ऐसा निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया
और इस तरह की राहत प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कोई कठोर नियम लागू नहीं किया जा सकता। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि 2020 का पासपोर्ट मैनुअल और पिछले 28 फरवरी को केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक ज्ञापन यह मानते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में पासपोर्ट पिता के नाम के बिना जारी किया जा सकता है। माता पिता के बीच विवाद, शादी को लेकर कलह हो जाता है, जहां अधिकारियों द्वारा बच्चे के पासपोर्ट पर विचार नहीं किया जाता है। इसलिए अजीबोगरीब मामले में जहां पिता का माँ या बच्चे के साथ कोई संपर्क नहीं है, उसका नाम बच्चे के पासपोर्ट में शामिल करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मतलब पिता का नाम अगर बच्चे के पासपोर्ट में शामिल नहीं किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे पासपोर्ट जारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा फैसला है। आपको याद होगा दिल्ली में 2020 में फरवरी में दंगे हुए थे, उसके पहले नागरिकता कानून के विरोध में आंदोलन हुआ था और उसमें कई छात्र गिरफ्तार हो गए थे और यूएपीए की धारा भी लगाई गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 छात्रों को, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को यूएपीए के मामले में जमानत दे दी थी। और उस वक्त जस्टिस सिद्धार्थ मुर्दुल, जस्टिस अनूप भमभानी की खंडपीठ ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित कोई विशेष आरोप हमें नहीं दिखता, इसलिए हम जमानत देते हैं। इन तीनों पर यूएपीए की धारा लगी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट आज पहुंची। कहीं इनका जमानत जो है, जो दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, उसको कैंसिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया और अपने आदेश में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि हमें इस मामले को जीवित रखने का अब कोई कारण नहीं मिला, इसलिए इस मामले को हम खारिज करते हैं। बहुत अच्छा फैसला। मतलब इसलिए अच्छा फैसला नहीं है कि दिल्ली पुलिस को याचिका को खारिज किया गया। नागरिकों की आज़ादी एक मौलिक आज़ादी है जो हमारे भारत का संविधान अनुच्छेद 21 देता है। आप आंदोलनकारियों पे आतंकवादी कानून कैसे लगा सकते हैं? और सत्ता इस दौर में आप देखेंगे कि यूएपीए लगाने में मतलब इतने एफआईआर कटे हैं, इसको रिपोर्टिंग करना भी अब लगता है कि मतलब किसकी रिपोर्टिंग की जाए, किसकी नहीं की जाए। भरमार है ऐसे केसों की। यूएपीए पे सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि हजारों लोग जेल में बंद है। अभी पीएफआई की अरेस्टिंग हुई है, पीएफआई पे बैन लगाए, पीएफआई के एक्टिविस्टों को पकड़ा गया। सरकार ने कहा ये आतंकवादी संगठन है, पुलिस ने पकड़ लिया, सब पे यूएपीए लगा हुआ है। तो क्या हम अपने लोगों पे यूएपीए लगा दें? कोई बाहर के तो लोग नहीं हैं। और दिल्ली पुलिस को देखिए तो ये सुप्रीम कोर्ट ही पहुंचती है कि इनको बेल आपने कैसे दे दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस को, इसमें बेल जो दिया गया है, इसको मिसाल न माना जाए, इस फैसले को कोई मिसाल के तौर पे इस्तेमाल न करे। मतलब कोई दूसरा जो यूएपीए में बंद है वो कोर्ट में जाकर जमानत मांगने लगे कि इनको दिए तो हमें क्यों नहीं दिए। हालांकि इस पर बहस अभी होगी। उड़ीसा हाई कोर्ट चलते हैं। उड़ीसा का नाम तो हम लोग कभी कभी लेते हैं, लेकिन उड़ीसा हाई कोर्ट ने छोटे बच्चों की दुर्दशा पर गंभीर चिंता जताई है। उड़ीसा में कई अनुसूचित जनजाति से ऐसे बच्चे हैं जिनकी मौत हो गई है। मौत होने की वजह उनके पास खाने को खाना नहीं है, भोजन नहीं है, फूड नहीं है उनके पास। फूड सिक्योरिटी एक्ट है हिंदुस्तान में, फूड नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं है? पहले तो ये अनुसूचित जनजाति हैं, मतलब आदिवासी हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस मुरलीधर और जस्टिस जी सतपथी बेंच के पास एक याचिका जाती है। याचिका इसी बात के लिए जाती है और ये जनहित याचिका है कि जाजपुर जिले के विभिन्न इलाकों में बच्चों की स्थिति इतनी गंभीर है कि उनमें से कई की मौत हो चुकी है। जब दोनों जजों ने जानना चाहा क्यों मौत हो गई है,
याचिका में बताया गया उन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड नहीं होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उनको चावल गेहूं नहीं मिल रहा है, खाने की सामग्री नहीं मिल रही है, और इसलिए वो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं और उनकी मौत हो जा रही है। उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश मुरलीधर ने इस पर संज्ञान लिया और राज्य के साथ साथ भारत सरकार को कहा कि इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। ये ट्राइबल्स है, आदिवासी हैं। आपको तो पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों का कितना ख्याल रखते हैं, और वही उड़ीसा का एक जिला है जहाँ पे बच्चों की मौत हो रही है। और किस वजह से हो रही है? बीमारी की वजह से नहीं, उनको खाना नहीं मिल रहा है। 5 केजी जो अनाज देने का वादा है वह भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। अदालत ने कहा, हमें यह बताया गया है कि घाटी सही गांव में केवल 390 ग्रामीणों में से सिर्फ 160 लोगों के पास आधार कार्ड है, और इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उनका महीने का जो कोटा होता है वो प्राप्त करने में असमर्थ है। फिर एक बार अब सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। आज आपको पता है कि बिल्किस बानो 2002 में गुजरात दंगा हुआ था, उसकी एक पीड़ित महिला जो हैं बिल्किस बानो, उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है कि जो उनको रेप किया था, जो उनके घर के 14 लोगों को की हत्या किया था, वो सब जेल से बाहर है। 11 लोग हैं। कैसे छूटे, किस रूप में राज्य सरकार ने उनको छोड़ा, इस बात के लिए बिल्किस बानो की तरफ से याचिका लगी हुई है कि इतनी जघन अपराध करने के बावजूद वो कैसे छूटे हुए हैं, कैसे रिहा कर दिए गए, और कब रिहा किए गए? 15 अगस्त 2022, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से कह रहे थे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, उसी दिन ये 11 दंगाई छोड़े गए थे। 15 साल की सज़ा थी। इसमें से कई जो अपराधी हैं वो 3-3, 4-4 साल पेरोल पे बाहर रहे। कोर्ट ने वही पूछा था, ये 15 साल पूरा कहाँ किए, कैसे आपने छोड़ दिया? उस याचिका पे आज अजीबोगरीब बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, और जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना उस बेंच की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने गुजरात सरकार को कहा था कि आप फाइल लाइए, केंद्र सरकार को कहा था फाइल लाइए, कैसे आपने रिहाई की? जो आरोपी हैं जिनको छोड़ा गया है, उनके वकील कह रहे थे सर इसे गर्मी की छुट्टी में आप सुन लीजिए, और उसके साथ सुर ताल मिलाते हुए सॉलिसिटर जनरल जो भारत सरकार के वकील हैं, जो गुजरात की भी रहनुमाई कर रहे थे और केंद्र सरकार की, तुषार मेहता, आरोपियों के वकील के साथ सुर ताल मिलाते हुए कहे, हाँ सर इसे गर्मियों की छुट्टी में सुनवाई कर लीजिए। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने बोला कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, हमें पता है, मैं जून में रिटायर कर रहा हूँ और 19 में मेरा आखिरी दिन है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप नहीं चाहते हैं कि हमारे बेंच में सुनवाई हो। ये आप लोगों की एक सोची समझी रणनीति है। और फिर जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना ने इसको 9 मई को इस केस की दोबारा सुनवाई करेंगे। गुजरात सरकार फाइल देने को तैयार नहीं है। गुजरात सरकार चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है कि जस्टिस के.एम. जोसेफ रिटायर करें, कोई दूसरा बेंच बने, फिर सुनवाई हो, फिर वो जज रिटायर कर जाए। मतलब किसी जज के टाइम को कैसे किल किया जाए, जो अभी आपको हमने बताया था कि गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के केस में क्या किया है, फैसला सुरक्षित रख लिया, ना आप इधर जा सकते ना उधर जा सकते। उसी तरीके से बिल्किस बानो के केस में भी आप देखें तो जज ही इधर से उधर चले जाएंगे, मुकदमा वहीं का वहीं रहेगा। खैर 9 मई को फिर से इसकी सुनवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया।